हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। तो चलो गैस आगे क्लास शुरू करते हैं। आपको तो पता ही होगा, आपने हमारे साथ क्लास 7 की अध्याय 2 अच्छे से क्लियर कर लिए, उसी के साथ क्वेश्चन आंसर भी क्लियर कर लिए। अब अध्याय 3 चलता है, दिल्ली के सुल्तान। चलो इसे अच्छी तरीके से देखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। हमने अध्याय 2 में देखा है कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों का केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? नहीं है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में बन गई थी। मतलब इनका कहने का मतलब कि दिल्ली शहर 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बन गया था। तलिका 1 में देखिए, पर नजर डालिए। पहले यहाँ तलिका 1 में ये वाली करो, तोमर वंश का अनंत पाल की बात करेंगे जी। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया था। मतलब तोमरों का 12वीं शताब्दी पे तोमरों का अधिकार था दिल्ली पर। लेकिन चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान सबसे उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसका महत्वपूर्ण राज्य है, उसी चौहान वंश ने इन पर अधिकार कर लिया, इनको हरा दिया युद्ध में। और तोमरों और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का केंद्र महत्वपूर्ण बन चुका था। इन दोनों के काल में ही पहले दिल्ली महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। आपने कभी सोचा है कि मतलब दिल्ली में ही अपनी भारत की राजधानी क्यों है? इसकी वजह यह है कि मतलब पहले से मध्यकाल में दिल्ली ही राजधानी बनी। अधिकार बहुत से वंशजों ने दिल्ली पर ही अधिकार किया, उसी से राज्य किया, वहीं से उन्होंने राजधानी की। मैं यहाँ तक सबसे बड़ा मुगल साम्राज्य की भी दिल्ली ही राजधानी, जिसके पूरे भारत पे उसका अधिकार था। फिर जहाँ तक अंग्रेजों की कुछ साल तक तो वहाँ उनकी राजधानी बांग्ला में, फिर उन्होंने भी अपनी दिल्ली में ही राजधानी बनाई थी। इसलिए दिल्ली को ही राजधानी बनाया है। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। वहाँ दहली वाले कहे जाने वाले सिक्के भी ढले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। किसने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना? एक था गौरी, आपको याद होगा, गौरी था, जिसने तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। और जब प्रथम में तो वो हार गया था, गौरी द्वितीय में जीत गया था। 1191 में पहला युद्ध हुआ था तराइन का, 1192 में द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, इसलिए उसने दिल्ली में कब्जा कर लिया था। और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो वो तो चला गया अपने वहाँ तुर्क में चला गया। और फिर उसे अपना एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको दिल्ली पर छोड़ गया, क्योंकि उसके कोई पुत्र तो था नहीं, गुलाम था, सो उसे छोड़ गया। उसी ने अपने वहाँ गुलाम वंश की स्थापना की, वहीं से दिल्ली सल्तनत की स्थापना मानी जाती है। लेकिन इसका महत्वपूर्ण सबसे शौर्य वाला दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं माना जाता है, उसका दामाद इल्तुतमिश माना जाता है। आगे समझ में हुआ है। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था, आधे भारत पर फैल गया था। तलिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनती है। मैं बताती हूँ। पहले देखो, यहाँ में एक होता है, पहले शुरुआत में गुलाम वंश आता है, फिर खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश आता है, फिर लोधी वंश आता है, फिर जब कभी सैयद वंश आता है। इस तरीके से जिस इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हुए, इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। और मानचित्र 1 को देखकर दहली, एक कुनाय सीरी और जहां पनाह को पहचानिए।
इस तरह के देखो बहुत अच्छे चित्र हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसका चित्र भी अच्छे से देखते हैं तो बहुत अच्छा मन भी लगता है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे, देखो हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापित भवन निर्माण के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन या तारीख बहुवचन हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। इस तरीके से पहले तो यहाँ सिक्का बनाए जा रहे हैं, फिर यहाँ ठप्पे से लिखे जा रहे हैं, इस तरीके से बनाया। तवरीकन के लेखक सच्चे प्रशासनिक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्तियों होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। इस तरह अब एक चित्र को देखिए, एक कागज को तैयार कर रहा है, ये देख ले, द्वितीय लेखनकार कर रहा है, यहाँ देखिए, और तृतीय महत्वपूर्ण शब्द और अनुच्छेद की ओर से ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला रहा है, उसका प्रयोग देखो, और जिल्ला तैयार कर रहा है, ये ध्यान देखिए। क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच के संबंध को समझने के लिए उपयुक्त शब्द है? जरूर है। न्याय चक्र के बारे में पढ़िए। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र मुदव्विर ने लिखा था, फक्र मुदव्विर ने क्या लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। ऑफकोर्स सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है तो किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से आता है, मगर किसान भी राजस्व भी तभी चुका सकेगा जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। मतलब इस चीज़ को पढ़ने में क्या है, मतलब राजा का प्रशासन कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, उसका साम्राज्य कितना कुशल, ये छोटी सी इकाई किसान पर आधारित है, किसान पर डिपेंड है। अगर किसान का अच्छी तरह से उन्होंने अच्छे से उसका न्याय किया, किसान को खुश रखा, किसान को अच्छी तरह से उसकी ज़मीन कितने अच्छे से हो रही है, उसकी सिंचाई के लिए काम किए, तो किसान की अच्छी उत्पाद होगा, अच्छा अनाज होगा, और जैसा अच्छा अनाज होगा तो वो वैसा ही अच्छा कर देगा राजा को, जैसा कर अच्छा मिलेगा कि तो अच्छी तरीके से वेतन देगा सैनिकों को, तो वेतन देगा तो उसकी सेना भी अच्छी बलशाली हो जाएगी, तो इससे राज्य समृद्ध बनेगा। और दूसरा काम, राजा के राज्य में निर्माण होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ों का निर्माण होगा, कुआं, तालाबों आदि का। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर कोई तालाब बनेगा तो किसान का कर ही आएगा, अगर जो किसान के कर से तालाब बनेगा, और तालाब बन जाएगा तो किसान का कर भी अच्छा, किसान का उत्पादन से तालाब बनेगा, और उत्पादन अच्छा होगा तो किसान के तालाब के पानी से होगा। इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट है। कभी हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री समझकर मत पढ़िए, उससे अन्य चीज़ों से भी जोड़िए। और जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस तरीके से। पता नहीं क्या, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। एक कुछ और बातें ध्यान में रखें। तावरीख के लेखकों नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही सभी कवि रहते थे। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। जो इतिहासकार पहला था मध्यकाल का, वो इतिहास के साथ न्याय नहीं कर सका, क्योंकि उसने सुल्तान को खुश करने के लिए ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हैं जिन पर हम या आप विश्वास नहीं कर सकते। आधुनिक लेखक के, इतिहासकार के, वो कहते हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। वो या तो उनको राजा का दबाव होता था कि उसकी बुराई नहीं, सिर्फ अच्छा ही लिखो, और दूसरा उसे अच्छे पैसे चाहिए तो राजा की बहुत ज़्यादा प्रशंसना करनी पड़ती थी। इस तरीके से मध्यकाल के जो इतिहासकार हैं उनमें सभी में वो न्याय नहीं कर पाए, सिर्फ दो। एक जियाउद्दीन बर्नी, जिसने अच्छे से इतिहास मतलब 10% ईमानदारी से लिखा है, लेकिन फिर भी उसके साथ बहुत गलत किया है गयासुद्दीन मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक ने। उसे अंतिम काल में उसे पद से हटा दिया, और बहुत सारी, फिर भी उसने अपने अच्छे से वो इतिहास लिखा। एक इतिहासकार का और नाम है, उसने अच्छे स्पष्टीकरण से इतिहास लिखा, उसका नाम नहीं आ रहा, उसकी पुस्तक है रेहला। इसके लेखक कौन है आपको पता होगा तो अच्छे से ध्यान रखिए। उसने भी ईमानदारी से इतिहास लिखा, उसने भी इतिहास के साथ 100% तो नहीं, सिर्फ 10% न्याय किया है।
लिखा है। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सिंहासन में बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? देखो, पहले तो मध्यकाल में ऐसा था कि मतलब पहले की औरतें बुर्खा डालकर चलती थीं, वो सब। लेकिन इल्तुतमिश को लगता था कि हमारे बेटे सब निकम्मे हैं, उनसे अच्छा जो भी सिंहासन पर बैठेगा, अच्छा राजतंत्र करेगा, वो रज़िया सुल्तान है। वहाँ पर अमीरों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। अमीरों ने पहले तो सोचा चलो ठीक है, रज़िया बन जाएगी तो लेडीज ही तो है, औरत ही तो है, तो हमारे कठपुतली सुल्तान बनेगी। लेकिन रज़िया ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने हिसाब से सब कुछ किया। यहाँ तक उसने पूरी न्याय प्रक्रिया बदल दी और जो अच्छा लगा उसने वो किया। लेकिन ये अमीरों को अच्छा ही लगा, तो बहुत सारे अमीरों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। उसे हटवाने के लिए बहुत सारे बोलबाला किया कि मुझे नहीं बिठाना है, ऐसे राजा ने एक लेडीज के नीचे मैं अपना काम नहीं कर सकता। इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटवा दिया नहीं, बल्कि उसे षड्यंत्रकारी से हटवा दिया गया था। अब आगे रज़िया के बारे में मिन्हाज-ए-सिराज के विचार क्या हैं, आप अच्छे से पढ़िए और पता रटिए मत। हमारी जो बातें कहते हैं वो सब ध्यान से सुनिए, उसी में वजह क्या है, वजह सुन लोगे तो आपको इतिहास अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मिन्हाज-ए-सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। ये भी गलत सोच रहे हैं। उनकी पहले एक क्यों सोचना चाहिए, एक क्यों ऐसी सोच बन जाती है, जैसा माहौल होता है वैसे सोच बन जाती है। जैसे देखो, अब भारत में बच्चा जन्मा तो उसे हिंदी आएगी, क्योंकि बचपन से उसे हिंदी ही सुनाई जा रही। और वही बच्चा दूसरा ब्रिटेन में जन्मा तो इंग्लिश आएगी, क्योंकि वो इतना होशियार नहीं उसकी, लेकिन बचपन से वो इसी सांचे में डाला, इसलिए उसको इंग्लिश आने लगी। उसी तरह से मिन्हाज-ए-सिराज बहुत अच्छे लेखक है, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसी चीज़ थी और आगे होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका वियोर चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रज़िया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 में 1289 के वियोर से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। जो रुद्रमा देवी थे वो उनके भाई नहीं थे, उनके बेटे नहीं थे, वहाँ के राजा थे। उन्होंने अपनी बेटी को एक लड़का की तरह पाला, बचपन से उसे लड़का की तरह ही वहाँ राजपाट करने के लिए बोला था, पैदा किया। एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 का, उनका नाम दीदी या बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त अब ये आपके लिए काम जो आप पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखो, पूरा ही पढ़ना चाहिए, समझ में आ जाए। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रज़िया के विचार भी यही थे? नहीं थे। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? ये अगर आपको ना, जो आज के विचार में तो इंदिरा गांधी बन गई हैं प्रधानमंत्री, हर कोई बनना आसान है, लेकिन उस टाइम पे बनना बहुत मुश्किल है। उस टाइम को लेके सोचना, आज के टाइम को लेके मत सोचना। यहाँ भी ठीक थी। और जन्म सिद्ध अधिकार क्या था? जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा है। उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। उनकी ये मति थी। ये सब देख के मुझे हंसी आती कि मतलब क्या था उस टाइम। ये विदेशी थे, तुर्क थे जी, मुसलमान जितने थे उनके दिमाग में पता नहीं क्या भरा था। अब आप ही सोचना, मैं तो कुछ कह नहीं सकती प्लीज़। आज के मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ। लिंग भेद, स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। देख लो अब
ये क्या है, मतलब शरीर का अंतर के हिसाब से ये मान लिया, पर उसकी टैलेंट, उसका ये नहीं समझा कि वो कितना समझदार है, कितना होशियार है, ये नहीं समझा। यहाँ तक है। अब देखो आज की वीडियो यहीं तक, बहुत लंबी वीडियो है तो समझ में नहीं आता, मैंने इतना पढ़ाया है, प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए और सुनिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादातर लोग इस वीडियो को ज़रूर देखा करो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, और आगे अच्छे से पढ़िए भी, और NCERT क्लियर कर लोगे तो अपना बेस भी क्लियर कर लोगे। इस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। धन्यवाद।